गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक, जिसका नाम है फ्रिक्शन, घर्षण। और घर्षण में भी कल की वीडियो में हमने डेफिनेशंस पढ़ी, इनके टाइप्स पढ़े, और पीछे के वीडियो में हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, घर्षण कोण और विराम कोण की भी कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। अक्सर अपन देखते हैं कि किसी सर्कुलर पाथ में घर्षण बल का क्या योगदान है। अगर सड़क में कोई मोड़ दी हुई हो तो वहाँ वाहन को हमें धीमे गति से क्यों घुमाना चाहिए। अगर हम हाई स्पीड रखेंगे तो हो सकता है वाहन सड़क से दूर चला जाए या पार चला जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स का क्या योगदान है। इसमें भी दो स्थितियां हैं, या तो जो रोड है वो फ्लैट हो, या फिर एक साइड से थोड़ी झुकी हुई हो, या फिर एक साइड से थोड़ा उठा दिया जाए, जिसको हम सड़क में करवट या बैंक इन रोड भी कह सकते हैं। चलो आज बात करते हैं अपन वर्ताकार सड़क में वाहन की गति, मोशन ऑफ व्हीकल इन सर्कुलर पाथ। टॉपिक का नाम है आज अपना मोशन ऑफ व्हीकल इन सर्कुलर पाथ। मोशन ऑफ व्हीकल इन सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ में वाहन की गति। कैसे डिफाइन करेंगे भाई इसको, तो लिखिए वर्ताकार पथ में वाहन की गति को, व्हेन ए मूविंग व्हीकल टेक्स ए टर्न ऑन द रोड, व्हेन ए मूविंग व्हीकल takes turn on road, then it moves in a circular path। जब कोई वाहन सड़क पर मुड़ता है या अपनी दिशा बदलता है, तो इस प्रकार की गति वृत्ताकार पथ में गति कहलाती है। यानी कि ये अगर सड़क है इस प्रकार, वाहन पहले इस डायरेक्शन से आ रहा था ऐसे स्ट्राइट, यहाँ आते ही उसको ऐसे घूमना पड़ेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। इस कंडीशन में ये जो वाहन है या ये जो व्हीकल है, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव होगा। नीचे वाला लाइन में लिखिए, सो टू प्रोवाइड एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स, the outside part of the road is slightly upraised with respect to inner side. It is called banking in road,
बैंकिंग इन रोड, अपन कह सकते हैं वाहन को बाहर की ओर जाने से रोकने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए सड़क के बाहरी किनारे को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है, जिसे सड़क में करवट, जिसको बैंक बोलते हैं, कहते हैं। यानी कि टू प्रोवाइड एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स वी अपराइज्ड द आउटर कॉर्नर ऑफ द रोड फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द रोड। यानी ये जो रोड है, ये रोड का प्लेन पार्ट है, और अगर ये सर्कुलर पाथ में हो ऐसे, तो इसमें आवश्यक सेंट्रीपिटल और देने के लिए अगर वाहन की थोड़ी स्पीड बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लेनर पार्ट है इसे थोड़ा बाहरी किनारा उठा देंगे, ये बाहरी किनारा उठा देंगे और अंदर की तरफ थोड़ा झुकाव रखेंगे रोड का इस प्रकार, ताकि वाहन आसानी से उसमें रिवॉल्व हो सके, उसकी स्पीड है पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। क्योंकि किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव होने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका मान होता है mv²/r। ये थोड़ी बात याद रखनी है। तो सड़क में करवट का मतलब पहले से हमने समझ लिया कि सड़क का बाहरी किनारा उसके इनर साइड से थोड़ा उठा दें तो उसको हम लोग कहते हैं सड़क में करवट। ठीक है, बैंकिंग इन रोड। आगे अपन बात करते हैं कि अगर प्लेन रोड हो और सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसके लिए एसेंशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए, सेफ वेलोसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, अपन बात करते हैं। लिखो, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन ए प्लेन सर्कुलर पाथ। प्लेन सर्कुलर पाथ देखते हैं कैसे। माना आर त्रिज्या की वर्ताकार सड़क है या पथ है, एक ही बात है, जिस पर v वेग से कोई वाहन गतिशील है तो इस वाहन के टायरों व सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल इस वाहन को पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है।
इसका मतलब जो इसका फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, लेट आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ on which a let r radius of circular path on which a vehicle moving with velocity v, then essential centripetal force given by the friction force which is acting between tires and rods। टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है उसे। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इसको कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। thus the centripetal force is equal to the friction force। thus the centripetal force is equal to the friction force। ये थोड़ा ध्यान रखें भाई, यानी कि अगर फ्रिक्शन फोर्स से भी ज़्यादा स्पीड से आप अगर घुमाओ किसी गाड़ी को तो वो गाड़ी फिसल जाएगी मोड़ में। इसलिए वाहन को घुमावदार सड़क में या वर्ताकार पथ में धीरे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स उस वर्ताकार में केवल कौन देता है? फ्रिक्शन फोर्स देता है। अगर सड़क चिकनी है तो आसानी से गिर जाएगा वो, उससे भी कम स्पीड रखनी पड़ेगी। अतः अभिकेंद्रीय बल घर्षण बल के बराबर होगा। दैट्स वन। ये कोई एक सर्कुलर पाथ है, वर्ताकार पथ है, वाहन बना दो भाई। ये इसका पॉइंट है। ये आपकी जो भी आपको गाड़ी पसंदीदा है वो गाड़ी घुमाओ इस पर। थार घुमानी है तो थार घुमाओ, जो गाड़ी आपको पसंद हो। ओपन हुड वाली है तो ओपन हुड वाली चलाओ, जैसे चलाना चाहो तो, जो तुम्हारी इच्छा हो। हम ये नहीं कहते कि आप ये क्यों चला रहे, ये गाड़ी आपकी चल रही है, दौड़ रही है। ठीक है, RJ10। ठीक है, अब जैसे ये मूव करेगी इधर v वेलोसिटी से, तो अंदर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, क्योंकि इस सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है वो यहाँ से कॉन्क्लूड की जाएगी, इस पॉइंट से। किसी भी सर्किल का रेडियस यहाँ से काउंट करेंगे, तो अगर मैं कहूँ ये इतना पार्ट हटा दूँ तो रेडियस कहाँ से काउंट कर रहे थे हम? यहाँ से। तो इसी प्रकार इस पूरे पाथ को अगर मिलाता हूँ तो मान लेते हैं सेंटर पॉइंट इसका यहाँ है, तो ये इसकी रेडियस हो गई, यहाँ से लेकर इस वाहन की डिस्टेंस। ये किसके बराबर आएगी? Fs के। बस अब आप ये देखने वाली बात ये है कि ऊपर की तरफ इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगता है, नीचे की तरफ इसमें वेट लगता है। वेट का मान W = mg है, नॉर्मल रिएक्शन भी mg के बराबर होता है। डायग्राम बना दो अच्छे से।
ठीक है। अगर रेडियस को आप अच्छे से बताना चाहो तो यहाँ से बता सकते हो यार रेडियस। तो ये था वाहन की गति के लिए। नीचे डेरिवेशन बन जाएगा छोटा सा। कैसा डेरिवेशन कि फ्रिक्शन फोर्स Fs जो है वो mv² के बराबर है। Fs का मान क्या होता है म्यू इंटू आर, जो mv² के बराबर है। m से m कैंसिल हो जाएगा, देखो अभी म्यू एस, आर का मान क्या होता है mg mv²r, m से m कैंसिल, विच इम्प्लाइज v² इज इक्वल टू, ध्यान से देखो r को मल्टीप्लाई करो तो म्यू आर जी किसके बराबर है भाई v² के। लास्ट एंड फाइनल नीचे वाला लाइन में लिख दो v इज इक्वल टू अंडर ऑफ म्यू आर जी। आपको पता है म्यू क्या होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। एस मैंने लिख दिया है स्टैटिक के लिए, नहीं लिखो तो भी चलता है, दैट्स वन। लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो चलेगा। म्यू इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट और जी इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, आर है रेडियस। तो इस सूत्र से आप किसी भी समतल वर्ताकार पथ में अधिकतम सुरक्षित चाल ज्ञात कर सकते हो। अतः आर त्रिज्या, अब आपसे कोई पूछा है सीधा सीधा इसी प्रकार का प्रश्न पूछे कि आर त्रिज्या के, अतः आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में वाहन की सुरक्षित चाल क्या होगी भाई v इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी। यस, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। याद ये रखना है कि जब केवल वर्ताकार पथ हो तब उस पर केवल घर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम बना लो अच्छे से। यहाँ कोई वाहन बता दो जो प्लेन इस पे वर्ताकार पथ पे घूम रहा है। घूमते समय इसके अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो mv²r लगेगा। वो क्या प्रदान करेगा, वो किसके द्वारा इंड्यूस होगा, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स mv²r के बराबर होगा। इसी सूत्र से v का मान निकल जाएगा। आप कह दो जहाँ वेयर म्यू इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, आर क्या है भाई रेडियस, जी क्या है भाई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं अभी नए टॉपिक की। आप यहाँ लिख सकते हो हेंस द सेफ वेलोसिटी या सेफ स्पीड। अगर वेलोसिटी नहीं लिखो तो स्पीड लिखो, तो सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, दैट्स वन। ये सेफ वेलोसिटी है सर्कुलर पाथ की। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके। अब दो कंडीशन है बैंक्ड रोड के लिए और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वैसे एक स्लाइडिंग का टॉपिक और बचता है इसमें, पर लगभग चैप्टर ये एंडिंग पे आ गया। ये दो टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है इसके। फिर सुन ले, 2021 को मद्देनज़र रखते हुए मेनली 5वें चैप्टर में फ्रिक्शन के टॉपिक को रखा गया। इसका मतलब फ्रिक्शन का टॉपिक, घर्षण का टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लोकल एग्ज़ाम को देखते हुए। कंपटीशन एग्ज़ाम में तो ये चैप्टर पूरा ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें बल, जड़त्व, संवेग, संवेग संरक्षण का नियम, रॉकेट की गति, संवेग आवेग प्रमेय, ये सब के सब इम्पोर्टेंट है कंपटीशन को देखते हुए। पर 2021 के आधार पर इसमें घर्षण बल
और ये इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स, दो ही टॉपिक इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड। मोशन ऑफ व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड। सड़क में करवट पर वाहन की गति। सड़क में करवट पर वाहन की गति। ध्यान से समझने वाली बात है बच्चों, ये भी सड़क में करवट पर वाहन की गति। दो स्थितियां हैं इसमें, कौन कौन सी स्थिति है समझने वाली बात है। एक तो ये कि अभिकेंद्रीय बल केवल घर्षण बल से मिलता हो, एक बात तो ये, या फिर अभिकेंद्रीय बल केवल इसके, जैसे ये वाहन है, ये आपका वाहन है, ठीक है, ये वाहन बता दो। बैंक का मतलब भी थोड़ा सड़क में करवट तो ले, समतल बना दिया है। तो ये सड़क है वर्ताकार, ये इसका प्लेन पॉइंट, और ये है इसका बैंक, मतलब बाहरी किनारा उठाया हुआ। यहाँ मटेरियल मिट्टी वगैरह भर देते हैं सभी पूरे किनारे पर, तो इसका पूरा का पूरा किनारा है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ, फिर धीरे धीरे कम करते हुए प्लेन कर देते हैं इसको। तो कोई भी वाहन है वो यहाँ पर होगा, इसके टायर यहाँ पहुँचेंगे जैसे, जैसी बनी हो, जो आपको गाड़ी पसंद है वो बनाओ ना, वो घुमाओ इस पे। तो इसमें दो कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन। एक तो कि अगर मैं इसके अभिलंब प्रतिक्रिया बल की बात करूं तो आर लगना चाहिए यहाँ पर, चूंकि आर यहाँ पर लग नहीं पाता। किस लिए नहीं लग पाता, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे ये प्लेन तल है, ठीक है, ये सबसे पहले प्लेन है, ठीक। अगर मैं इसका किनारा उठा दूं तो इस पर रखी हुई वस्तु पहले क्या थी, समतल थी ऐसे, फिर अगर मैं इसको उठाता हूं तो ये भी थोड़ी झुक जाएगी ऐसे। इसका मतलब अगर कोई वाहन इधर से गुजरता है तो वो थोड़ा झुका हुआ रहेगा, इसका मतलब इसका अभिकेंद्रीय बल इधर जाना चाहिए था, ठीक है। जैसे ये प्लेन, अगर मैं इसको झुकाता हूं तो इस प्रकार झुक जाएगी, यानी कि वास्तविक स्थिति में ढंग से देखें तो मैं दो स्थिति वापस इसकी बना सकता हूं। कैसे, जैसे ये प्लेन है, एक पॉइंट ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक, और ये थोड़ा सा झुकने के बाद, तो आर वास्तव में लग तो इधर रहा है, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, आर कोस थीटा। कौन सा हो जाएगा, आर कोस थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, वापस देखो, देखो वाहन झुक गया तो आर का मान इधर गया, तो इसका एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर, जो किसको बैलेंस किए हुए हैं, डब्लू को, वेट को बैलेंस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट लगेगा, आर कोस थीटा, क्योंकि यहाँ से ये कोण कितना बन रहा है, थीटा। चूंकि ये भी ध्यान रखें, करवट कोण जो है वो थीटा है, यानी सड़क को जिस कोण से उठाया गया है वो कोण है थीटा। तो अब ध्यान से देखें तो वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, आर कोस थीटा। तो इस आर कोस थीटा का लंबवत घटक क्या हो गया, आर साइन थीटा। इसका मतलब नंबर पहली कंडीशन लिखो, फर्स्ट कंडीशन लिखो, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन टू प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल फोर्स। पहली कंडीशन क्या हो गई, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन टू प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स। When there is no friction to produce centripetal force, हिंदी में आप लिख सकते हो जब घर्षण बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान नहीं करे, अभिकेंद्रीय बल प्रदान नहीं करे। अब इसमें क्या है, हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। अभिकेंद्रीय बल तो घर्षण बल के कारण भी प्राप्त होगा और इस झुकाव के कारण, दोनों के कारण होगा, इसीलिए सड़क को उठाया जाता है। लेकिन हम पर्टिकुलर ये देखें कि इसका कितना योगदान है, झुकाव वाली स्थिति का कितना योगदान है, उसमें वेग को कितना अधिक मात्रा में अपन स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो वाली बात समझनी है। जैसे नॉर्मली हम जिस स्पीड से घूम रहे हैं तो करवट ली हुई सड़क में थोड़ी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? क्योंकि झुकाव के कारण भी हमें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर लगता है, इसलिए स्पीड बढ़ा सकते हैं। न्यूनतम भी नहीं रख सकते, ये भी समझने वाली बात है। अगर आप झुकाव वाली सड़क में गाड़ी को धीरे कर दोगे तो गाड़ी अंदर वाले किनारे को पार कर जाएगी। इसलिए एक सेफ वेलोसिटी रखने के लिए हमें सूत्र डेराइव करना है। तो हम कह देंगे इस स्थिति में, इन दिस केस, इस स्थिति में, इन दिस केस, in this case the essential centripetal force equal to the vertical component of reaction force, इसका मतलब r sin थीटा के ये बराबर है। एंड वेट यानी W इज बैलेंस्ड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स। हिंदी में आप समझ गए होंगे। इस स्थिति में आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रतिक्रिया बल R के कौन से घटक से प्राप्त होता है? देखो अंदर की ओर लगने वाला बल कौन से घटक है? ये कौन सा घटक है भाई? ऊर्ध्वाधर घटक। कौन सा घटक है? ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट है ये। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रतिक्रिया बल के ऊर्ध्वाधर घटक से प्राप्त होता है। हमने ये पहले से कह दिया कि घर्षण बल द्वारा अभिकेंद्रीय बल प्रदान नहीं हो, तब घर्षण बल अगर न के बराबर माने तो उस स्थिति में सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलेगा? इस r cos थीटा के नॉर्मल कंपोनेंट से हमें मिलेगा। और इस वाहन का जो वेट है, भार जो है, वो किससे संतुलित होगा? इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, क्योंकि एकदम सीध में यही होगा अभी। ठीक है, तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रतिक्रिया बल R के ऊर्ध्वाधर घटक से प्राप्त होता है और इसका भार R के क्षैतिज घटक से संतुलित होगा। ये लाइन से हमें सारा डेरिवेशन प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे प्राप्त होगा वो। आपको पता है ना, r साइन थीटा किसके बराबर है? mv स्क्वायर बटा r के। w यानी mg किसके बराबर है? r कोस थीटा के। ये अब रख देंगे हम सीधा सीधा। देखो
सच दैट 10 या अर्थात गीला रह गया थोड़ा। अर्थात mv² बटा r इज इक्वल टू किससे मिल रहा है भाई ये r साइन थीटा से। थीटा क्या है भाई, जहाँ थीटा है बैंक्ड एंगल या बैंकिंग एंगल भी कह सकते हो, करवट कोण बोलते हैं इसको, करवट कोण। दूसरा वेट जो है वो है r cos थीटा के बराबर। छाप दो भाई ये भी, ये आपको पता होना चाहिए। वेट का मतलब क्या है mg, तब समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आप देखो mv² बटा r बट्टा क्या है भाई w का मान क्या है mg, रख सकता हूँ मैं, आप यहीं लिख सकते हो mg बराबर w या w बराबर mg, यहाँ लिख दो। यहाँ वह w बराबर ये ऐसे कर दो, तो इधर क्या आ गया r साइन थीटा, राइट साइड में क्या है r साइन थीटा बट्टा क्या हो जाएगा r कोस थीटा। r से r कैंसिल, इधर m से m कैंसिल, तो उत्तर आ गया v² बट्टा rg। ये r नीचे आ जाएगा, m से m कट गया, ये भी r से r कैंसिल, r क्या था नॉर्मल रिएक्शन, तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है अभी टेन थीटा, तो विच इम्प्लाइज v² का मान आ गया rg टेन थीटा। आपको याद होगा मैंने घर्षण कोण ज्ञात किया था थीटा, उसका मान हमेशा म्यू के बराबर आया था, तो वो म्यू वाली बात यहाँ आ रही है। इसीलिए हमने कल के टॉपिक में या लास्ट वीडियो में घर्षण कोण और विराम कोण की परिभाषाएं पढ़ी थी। अब आपको याद होगा घर्षण कोण का मान म्यू है, अगर मैं ये थीटा 0 कर दूं तो यहाँ टेन थीटा की जगह क्या आ जाएगा म्यू, वो पिछले वाला सूत्र बन जाएगा म्यू rg। ठीक है, अगर हमें केवल घर्षण बल की तो बात नहीं कर रहे हैं, घर्षण बल का तो हमने कैंसिल कर दिया कि घर्षण बल नहीं लगे, इसलिए मैंने इसकी जगह म्यू की जगह टेन थीटा कह दिया, जो कि एक प्रकार से वर्टिकल कंपोनेंट से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। अब 2 नंबर कंडीशन आ जाएगी, दो नंबर स्पीड व्हेन फ्रिक्शन फोर्स इज इफेक्टिव। 2 नंबर क्या कह देंगे, व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इज इफेक्टिव जब घर्षण बल लगता हो भाई, जब घर्षण बल क्रियाशील हो या कार्यरत हो, यानी कि घर्षण बल लगता हो, उस स्थिति में देखो बस ज़्यादा कुछ नहीं, 2 बातें और जुड़ जाएगी। दिमाग दौड़ाने वाली बात है, थोड़ा सा एक्टिव रखो दिमाग को तो उत्तर आ जाएगा इसका। अपने को किसके बराबर क्या रखना है, 2 चीज़ें ये देखनी है। कैसे, अब तुम खुद सोचो कि अगर मैं कोई एक वाहन किसी वर्ताकार सड़क पे बनाता हूँ, अगर वो समतल है तो उस पर अभिकेंद्रीय बल केवल घर्षण बल से ही मिलेगा, बाकी चांस ही नहीं है। टायरों के बीच रगड़न होगी और उससे हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स मिल जाएगा ताकि हम आसानी से घूम जाएंगे। वहीं
अगर ये वर्ताकार पाथ है, ये इसका प्लेन पॉइंट है, ये कर्वट लिया हुआ भाग है, ये थीटा कोण बन गया। यहाँ पर कौन सा कोण बन गया? थीटा कोण बन गया। अगर मैं किसी वाहन को यहाँ पर रोकता हूँ या यहाँ पर मोशन करवाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, ये वाहन है, ठीक। यस, जैसे भी तुम गाड़ी बनाना चाहो बना सकते हो। ये स्टीयरिंग बना दो, यहाँ कोई बिठा दो किसी ड्राइवर को, एक सीट इधर खाली बता दो, घुमा रहा है, दौड़ा रहा है ओपन वाली गाड़ी को, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन है। इन टायरों पर एक अंदर की तरफ भी फोर्स लगेगा। पहली बात तो ये, अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है वो टायरों के साथ जो लगेगा वो लगेगा घर्षण बल। क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। दूसरा ये होगा, ये जो इसका प्लेन पोर्शन था, ये जो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा। किसका? घर्षण का। किसका आएगा भाई? इस घर्षण का आएगा, ठीक है। यहां से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास इस घर्षण बल का कंपोनेंट जो आएगा ना, वो आएगा F cos थीटा। ये इस अभिकेंद्रीय बल में जुड़ जाएगा, ठीक है। एक अभिकेंद्रीय बल किससे मिल रहा था? ये अभिकेंद्रीय बल झुकाव के कारण, ये रिएक्शन फोर्स इधर, इसको संतुलित करने के लिए इस R का कंपोनेंट आएगा, वो होगा R cos थीटा। इस R cos थीटा से इसका भार कंट्रोल होता है, वेट। तो देखने वाली बात है, इस फ्रिक्शन फोर्स का जो ये cos थीटा वाला कंपोनेंट है, क्षैतिज घटक जो है, वो तो प्रदान करेगा अभिकेंद्रीय बल। क्या प्रदान करेगा? अभिकेंद्रीय बल। दूसरा एक और देखो, इस R cos थीटा का एक लंबवत कंपोनेंट होगा जो होगा R sin थीटा, ये भी अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। इसका मतलब F cos थीटा प्लस R sin थीटा, ये दोनों मिलकर mv²/r के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे भाई? F cos थीटा प्लस R sin थीटा। ये दोनों तो क्या प्रदान कर रहे हैं भाई? mv²/r। चित्र से पता चल रहा है हमें, हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि घर्षण बल हमेशा टायरों के साथ लगता है, इसलिए परिणामी घर्षण बल की डायरेक्शन किधर आएगी? इधर, F की। परिणामी घर्षण बल की डायरेक्शन किधर आएगी? यहाँ पर। चूंकि इस घर्षण बल का कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि एंगल तो यहाँ बन रहा है प्लेन के साथ, तो इसका कंपोनेंट जो होगा वो आएगा F cos थीटा। ये थीटा एंगल है यहाँ पर, जो इस ये करवट कोण के बराबर है। अब इस भार की बात करो कि इसका वेट है वो नीचे की तरफ लगता है W, ठीक। तो W वेट नीचे की तरफ लगता है, इसको संतुलित कौन कर रहा है भाई? R cos थीटा। एक बात तो ये। दूसरा, इसकी डायरेक्शन में इस F का भी वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा। कौन सा कंपोनेंट लगेगा? वर्टिकल। देखो ये F cos थीटा, तो इसका लंबवत क्या आ जाएगा? F sin थीटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं F cos थीटा प्लस R sin थीटा बराबर mv²/r। नंबर 2 बात क्या आ जाएगी भाई? किसके बराबर आएगा? कौन? F sin थीटा में क्या जुड़ रहा है भाई? F sin थीटा में क्या जुड़ रहा है? W, जो किसके बराबर आएगा? R cos थीटा के। किसके बराबर आएगा? R cos थीटा। देखो W प्लस F sin थीटा, इन दोनों को संतुलित कौन करेगा? R cos थीटा। चित्र से ही पता है। तो हम 2 लाइनें लिख देंगे पहले, ताकि आसानी रहेगी। क्या क्या आसानी रहेगी? इन दिस condition the weight W and vertical component of friction force, इसका मतलब F sin थीटा
आर बैलेंस्ड by horizontal component of reaction force R। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, एंड नीचे वाली लाइन में एंड सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to the sum of कौन कौन से कंपोनेंट है भाई? हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, कौन सा, किसका? हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजेंटल किसका है भाई? एफ कोस थीटा का, ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम कह रहे हैं एफ कोस थीटा। एंड किस किस का सम है भाई? हॉरिजेंटल कंपोनेंट का, और एस आर साइन थीटा क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है ये, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स जिसको हम कह सकते हैं आर साइन थीटा। तो किस किस का क्या क्या योग हुआ, चित्र में अपने को पता चल रहा है कि एफ कोस थीटा में अगर आर साइन थीटा जोड़ें तो ये दोनों के दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं गाड़ी का जो वेट है वो और इस एफ का वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक दोनों को बैलेंस करेगा आर कोस थीटा। हिंदी में इसको लिख सकते हैं, इस स्थिति में लिखो भाई, इस स्थिति में वस्तु का यानी वाहन का भार और घर्षण बल का ऊर्ध्वाधर घटक दोनों को प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज घटक द्वारा संतुलित किया जाता है। और वहीं नीचे वाला में लिखो, और वहीं वाहन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल एसेंशियल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल घर्षण बल के क्षैतिज घटक, ये कौन सा घटक है? क्षैतिज घटक, घर्षण बल के क्षैतिज घटक व अभिक्रिया बल के ऊर्ध्वाधर घटक द्वारा प्राप्त होता है। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, क्षैतिज घटक तो है घर्षण बल का और ऊर्ध्वाधर घटक है अभिलंब प्रतिक्रिया बल का। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल घर्षण बल के क्षैतिज घटक व अभिक्रिया बल के ऊर्ध्वाधर घटक द्वारा प्राप्त होता है। अतः नंबर 1 अभिकेंद्रीय बल वाली बात लिख दो पहले, एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बट्टा आर। नंबर 2 क्या है भाई? एफ साइन थीटा और डब्ल्यू किससे बैलेंस हो रहा है? एफ कोस थीटा से। लिख दो ये सब, आपको ये पता रहना चाहिए कि एफ साइन थीटा को इधर ले जाके घटा दो, किस में से? आर साइन थीटा में से, तो आर कोस थीटा में से इसको इधर भेज दो, तो आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा बराबर इधर भेज दो, या फिर इसको यहीं रख लो, डब्ल्यू को यहाँ रखा, एफ साइन थीटा को उधर भेजा, तो आर कोस थीटा में से एफ साइन थीटा घट गया डब्ल्यू के बराबर। ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। देख लो किस में किसका भाग देना। अपने को तो वेलोसिटी चाहिए v, इसका मतलब फर्स्ट में थर्ड का भाग दे दो। फर्स्ट में थर्ड का भाग देने पर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई थर्ड, तो क्या आ जाएगा भाई? एम वी स्क्वायर बट्टा आर बट्टा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू
बराबर ये क्या है एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा बट्टा आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ये आ गया। देखो अरे भाई इसमें तो इसका भाग दे दो, दोनों को इस साइड में ले गए, चूंकि अपने को v रखना है इधर, इसलिए मैंने ये पोर्शन और ये पोर्शन को तो इधर रख लिया और इनको उधर भेज दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। w का मान रखो भाई, तो mv², ये r तो नीचे चला गया तो mgr, ये r नीचे जाएगा, w का मान रखा mg, अब m से m कट जाएगा। इधर क्या कॉमन निकाल सकते हो तुम, इस साइड में पहले f का मान रखो भाई, फिर r बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिक। इधर f का मान रखो तो क्या हो जाएगा म्यू इंटू r कोस थीटा प्लस r साइन थीटा होल बट्टा में ये क्या है भाई r कोस थीटा माइनस म्यू r साइन थीटा। ये लो उत्तर आ जाएगा फटाफट। 2 लाइन का उत्तर बचा है अपने पास अभी। ये डायग्राम बना देना जो मैंने बनाया था वो, ठीक है, जो मैंने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम बना देना। वापस एक बार फिर बना दूंगा वो डायग्राम, समझने के लिए, आसानी के लिए, एकदम इजी वे से। और खुद का भी थोड़ा दिमाग काम में लें कि वाहन ऐसे मुड़ता है, तैसे होता है। ये दैनिक जीवन की फिजिक्स है, हम दैनिक जीवन में अक्सर ये उदाहरण देखते हैं, उन पर आधारित ही सारे डेरिवेशंस हैं। यहाँ क्या बच गया v² बट्टा r बच गया। यहाँ तो इधर में r कोस थीटा को बाहर निकालूं तो बच गया म्यू अकेला प्लस अब ये r तो बाहर निकल गया, साइन थीटा में किसका भाग लग जाएगा कोस थीटा का। अगर नए लगाओ तो r साइन थीटा में r कोस थीटा का भाग दे दो, एक ही बात है। ये r कोस थीटा मैंने क्या निकाला बाहर निकाला है, तो यहाँ म्यू बच गया और यहाँ r साइन थीटा में r कोस थीटा का भाग लग गया, तो r से r काट भी सकते हो जैसी आपकी इच्छा। इधर भी r कोस थीटा बाहर निकालो। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसको tan में बदलना है। ये याद रखो कि सर यहाँ कोस ही क्यों निकाला, कोस नहीं निकालेंगे तो tan थीटा नहीं बनेगा। और अब कहते हो सर tan थीटा क्यों बनाना चाहते हैं, तो हमें पता है tan थीटा का मान जो होता है ना वो म्यू के बराबर होता है। कहीं अगर म्यू का मान नहीं दिया हुआ आए तब हम क्या रखेंगे, थीटा के रूप में tan थीटा रखेंगे। ये tan थीटा के रूप में मान आना चाहिए। तो यहाँ पर r कोस थीटा तो बाहर निकल गया, तो 1 माइनस यहाँ म्यू r साइन थीटा बट्टा r कोस थीटा, ये कह सकते हो, या फिर r से r काट दो, हल ये रख दो। अब r से r बाहर वाला तो कट गया, म्यू प्लस tan थीटा। ये देखो अगर थीटा 0 हो गया तो ये म्यू बच जाएगा, थीटा 0 नहीं है तो जो देखो थीटा 0 कब होता है, ये गाड़ी यहाँ पर है, ये थीटा बन रहा है। थीटा 0 कब होता है, जब समतल सड़क हो, तो समतल में फिर इसका योगदान लगेगा ही नहीं थीटा वाले का, ठीक है। मैंने ये थीटा वाला सबसे पहले इसीलिए निकाला था कि भाई अगर अकेला थीटा लगे, घर्षण बल नहीं लगे, तब थीटा के द्वारा इसको सेंट्रीपिटल मिल जाएगा, और घर्षण बल लगना शुरू हो जाए तो घर्षण बल वाला भी जोड़ देंगे। ये थोड़ी बात भूल गए हैं जी आर भाई, यहाँ जी था 1 माइनस म्यू tan थीटा। देखो तो v² बट्टा जी आर। अब देखो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आर जी को इधर भेजो भाई, अंडरूट म्यू प्लस tan थीटा बट्टा 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये लो साहब, ये अधिकतम सुरक्षित चाल है अल। ये कौन सी चाल है, अधिकतम सुरक्षित चाल।
वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल है। अगर करवट ली हुई सड़क हो तो उसमें अधिकतम सुरक्षित चाल ये हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं कह दूं यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो tan 0 का मान 0, तो केवल म्यू बच जाएगा, इधर -1 ये 0 हो जाएगा, इधर ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा म्यू आर जी। आपको याद होगा समतल सड़क पर इसका मान यही था। यहां कह सकते हो समीकरण स्टार अधिकतम सुरक्षित चाल को प्रदर्शित करती है। मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी इक्वेशन स्टार रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन बैंक्ड रोड। इसी के साथ मिनिमम वाला और लिख दो, इसी के साथ कौन सा लिख दो न्यूनतम सुरक्षित चाल। भाई इस चाल से चलेंगे तो अंदर की साइड नहीं गिरेंगे और नहीं बाहर जाएंगे, सेफ चलेंगे। अब न्यूनतम यानी उससे कम अगर होगी तो किनारे से अंदर की तरफ आ जाएंगे। न्यूनतम यानी दो स्थितियां हैं, इतनी भी स्पीड ज़्यादा मत रखो कि बाहर चली जाए, तो वो वाली तो कौन सी है ये। अगर इससे ज़्यादा रखोगे तो सड़क से बाहर चली जाएगी गाड़ी, और इतनी भी कम मत रखो कि गाड़ी किनारे के अंदर वाले साइड को पार कर जाए। तो न्यूनतम स्पीड भी लिखनी है। नीचे वाला लिखो मिनिमम सेफ स्पीड व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इज इफेक्टिव। न्यूनतम वेग जब घर्षण बल प्रभावी हो। न्यूनतम वेग जब घर्षण बल प्रभावी हो। वेग किसका ज्ञात कर रहे हैं हम, या चाल किसकी चाल ज्ञात कर रहे हैं, चाल किसकी ज्ञात कर रहे हैं, वाहन की। तो मिनिमम सेफ स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है। व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इज इफेक्टिव, इन दिस केस the sign of components are changed। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास कौन सा था, mv²/r था ना, mv²/r। उसमें आपको याद होगा r cos थीटा में, नो r cos थीटा नहीं था, चित्र बना लो पहले तो उससे पता चल जाएगा। मैंने कहा भी था चित्र बनाऊंगा, वापस देखो चित्र कैसा होता है, वापस देखो थोड़ा। ये इधर बना रहे हैं अब की बार थोड़ा। ये वर्ताकार सड़क है, ये हमारे पास समतल भाग था जिसको हमने उठा दिया है थोड़ा थीटा कोण लेते हुए। वास्तव में टायर जब यहाँ पर इस पोर्शन पे होंगे गाड़ी के, ठीक है, जो भी आपको गाड़ी पसंद हो वही गाड़ी है यहाँ घूम रही है। तो इस गाड़ी के टायरों के साथ अंदर की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अंदर की ओर टायरों के साथ, इस डायरेक्शन में लेना है, याद रखें। तो ये तो होता है परिणामी जो टायरों के साथ लग रहा है, लेकिन ये अभिकेंद्रीय बल नहीं दे रहा। अभिकेंद्रीय बल कौन देगा, जो समतल से रेडियस डिटरमाइन करते हैं ना उस डायरेक्शन में। तो ये एंगल इसके साथ बन गया ना, इस प्लेन तल जो था नीचे से रोड को जब स्पाट करके देखें तो वहाँ कोण यहाँ बनता है। तो इस f का कंपोनेंट आ जाएगा f cos थीटा। ये f cos थीटा जो है, नंबर फर्स्ट बात, f cos थीटा कौन सी ज्ञात कर रहे हैं, मिनिमम स्पीड वाले में। ये डायग्राम वापस फिर बना सकते हो तुम्हें याद नहीं रहे तो। f cos थीटा पहला तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, दूसरा इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगता है, किसका, उस वाहन का। ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है। इस वेट को बैलेंस करने के लिए
आर कोस थीटा प्रभावी होगा। क्यों? क्योंकि वाहन भी झुक गया तो इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन तो इधर लगेगा। मैंने अभी बताया था अगर पहले समतल है आप इसको झुकाओ तो ऐसे झुक जाएगा, इसका मतलब आर इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन वेट तो इसका नीचे ही लग रहा था हमेशा से, तो वेट की जो डायरेक्शन है वो तो सीधी होगी, तो सीधी डायरेक्शन में इस आर का कंपोनेंट कौन सा आएगा? आर कोस थीटा। जब इस आर का क्षैतिज घटक आर कोस थीटा है तो लंबवत घटक कौन सा होगा? आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा और एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा और प्लस आर साइन थीटा, ये दोनों क्या प्रदान कर रहे थे बच्चों? ये प्रदान कर रहे थे अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहे थे। क्या प्रदान कर रहे थे? अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल वाला मान प्रदान करने के लिए ये जो आर है ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? फ्रिक्शन फोर्स के साथ। साइन इनके चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि मिनिमम स्पीड का मतलब है घर्षण बल बाहर की तरफ लगना शुरू हो जाए। ये आर कोस थीटा तो प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये तो हमेशा अंदर की तरफ लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अब गाड़ी अंदर नहीं आ जाए तो इसके लिए घर्षण बल को क्या करना पड़ेगा? टायरों को बाहर की तरफ धक्का देना पड़ेगा, इसलिए घर्षण बल के कंपोनेंट की डायरेक्शन चेंज कर दो। ठीक है, किस में? मिनिमम स्पीड में। तो वो क्या प्रदान करेंगे? mv²/r को। समीकरण नंबर 1 हो गई है। 2 नंबर बात क्या थी? इस W की डायरेक्शन में देखो F नीचे की तरफ एक कंपोनेंट इसका और लग रहा है F साइन थीटा, तो इसकी भी डायरेक्शन चेंज कर दो, तो -F साइन थीटा प्लस W, ये किससे बैलेंस हो रहा है भाई? R कोस थीटा। समीकरण नंबर 2, इसको ढंग से लिख दो नीचे वाली को। कैसे? ये mg लिखो, W को mg में से ये घटा दो F साइन थीटा, जो किसके बराबर आएगा? R कोस थीटा के। इसको भी थोड़ा ढंग से लिख दो, 1 नंबर बना देना बाद में, नीचे लिख दो R कोस थीटा माइनस R साइन थीटा, ये R साइन थीटा, इसमें से ये घटा दो तो -F कोस थीटा बराबर mv²/r। समीकरण नंबर 4 दे दो इसको। ये थोड़ा ढंग से लिखो, इसको उधर ले जाओ तो mg का जो मान है वो r कोस थीटा प्लस f साइन थीटा हो जाएगा। समीकरण नंबर 5। अब उत्तर ही आ जाएगा। समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर, भाग दे दो बस, ये 4 है ये 5 है, इस 5 का इसमें भाग दे दो। जैसे ही आप भाग दोगे तो ये मान आ जाएगा mv²/r होल बट्टा में mg, इधर वाला भाग दे दो, इसका इसमें भाग देना है, थोड़ा ध्यान रखें। कोस थीटा वाले में कोस थीटा का, इसको सही करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इसको। 1 मिनट, इधर था r कोस थीटा प्लस f साइन थीटा बराबर mg, ऐसे लिख दो इसको, ताकि भाग देने में लेफ्ट साइड टू लेफ्ट साइड दे दो, राइट साइड टू राइट साइड, ये बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। ये इक्वेशन लिख दो ऐसे 5 को। नाउ इधर वाले में क्या लग जाएगा? r साइन थीटा माइनस f कोस थीटा होल बट्टा में r कोस थीटा प्लस f साइन थीटा। अब कोस थीटा को बाहर निकाल के देखो तो सही, आप f की जगह मान रख दो। किसका मान रखोगे f की जगह? म्यू r का। इसको एक स्टेप आगे और लिखो, r साइन थीटा माइनस म्यू r कोस थीटा होल बट्टा में क्या आ जाएगा? r कोस थीटा प्लस f। इसको कम से कम 2-3 बार याद करो, रट लो इसको, चाहे नहीं भूल जाओ तो ये 100% आने की संभावना रखता है। मैं फिर कह देता हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, सड़क में करवट में अधिकतम और न्यूनतम सुरक्षित चाल ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम सुरक्षित चाल का पहला डेरिवेशन था, न्यूनतम में ये आ जाएगा। इसमें r कोस थीटा को बाहर निकालो, r बाहर निकल गया तो यहाँ तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस ये म्यू r कोस थीटा बाहर निकल गया तो अकेला म्यू बच गया,
होल बट्टा में, या नीचे वाले में भी आर कोस थीटा बाहर निकालो, आर कोस थीटा, तो यहाँ बच गया 1, फिर प्लस इस f की जगह मैं क्या रखूँगा भाई, f क्यों रख रहे हो यहाँ पर, म्यू आर रखो, इस f की जगह भी म्यू आर रखो, तो केवल अकेला बच गया म्यू साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। देखो आर तो बाहर निकल गया, इसका आर जो है वो बाहर निकल गया, ये आर ये आर, ये कोस थीटा भी बाहर निकल गया, इसका मतलब इस कोस थीटा का इसमें भाग लगेगा, तो उत्तर आ गया ये आर कोस थीटा से आर कोस थीटा कैंसिल। लास्ट एंड फाइनल आंसर देखो, टेन थीटा माइनस म्यू होल बट्टा में, इधर देखो 1 प्लस म्यू टेन थीटा, चिन्ह बदल गए हैं देखो। अधिकतम सुरक्षित में क्या था, ये टेन थीटा उधर मान लो या इधर मान लो, म्यू प्लस टेन थीटा था, यहाँ है 1 माइनस म्यू टेन थीटा था, जहाँ प्लस है उसकी जगह माइनस, माइनस है उसकी जगह प्लस। क्यों नहीं लगाया, अब हमने ये देखा है अक्सर कि घर्षण बल जब न्यूनतम स्पीड की बात आती है तो दिशा में बदलाव आ जाता है। तो देखो v स्क्वायर बट्टा आर जी का मान क्या आ गया, टेन थीटा प्लस माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ये आ गया। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडरूट आर जी है ही, ये टेन थीटा माइनस म्यू आ गया, होल बट्टा में 1 प्लस म्यू टेन थीटा आ गया। ये v का मान है बच्चों। अब वहीं में ये तो है मिनिमम स्पीड, अगर मैं कहूँ मैक्सिमम स्पीड, तो दोनों को कंपेरेटिवली याद करने का तरीका देखो, ये आर जी तो आएगा ही आएगा, ये म्यू इधर ले आओ, प्लस टेन थीटा कर दो, माइनस है तो प्लस, से आगे पीछे कैसे ही लिख दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, ये मिनिमम है, मैक्सिमम है। आपको पता है 1 में से घटेगा तो छोटी संख्या होगी, छोटी का भाग देंगे तो संख्या बड़ी आएगी। 1 प्लस म्यू टेन थीटा है तो संख्या छोटी आएगी, क्योंकि ये नीचे वाली संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या का भाग देंगे तो संख्या छोटी है, इसका मतलब मिनिमम बन गया। साइन चेंज कर दो, ये तो मैक्सिमम के लिए, ये मिनिमम के लिए। आप एक लाइन लिख सकते हो कि न्यूनतम वेग की स्थिति में घर्षण बल बाहर की ओर लगने लगता है, घर्षण बल बाहर की ओर लगने लगता है। अतः घर्षण बल के घटकों की दिशा बदल जाती है, घटकों की दिशा बदल जाती है। घटकों का मतलब f कोस थीटा f साइन थीटा जो थे वो माइनस कर दो बस। तो आज के लिए बस इतना ही, लगभग यानी 95% चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 5 परीक्षा 2021 के तहत दिए गए सिलेबस के अनुसार। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ आंकिक प्रश्नों के साथ, और इस चैप्टर को समाप्त की ओर ले चलते हैं। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।